Hello, good morning everyone. Today we start our next topic, limit state of cracking. That is the last part of limit state of serviceability. So limit state of cracking. As we know, cracks are very common. Cracks are very common phenomena observed in RCC structure. नॉर्मली कोई भी हम कंक्रीट का या रेनफोर्स्ड कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर हमें क्रैक्स नॉर्मली दिख जाते हैं। और जो एक क्रैक जो बिकॉज जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो बहुत ही लो होती है, वेरी लो, एंड इट इज़ लाइबल टू क्रैक अंडर वेरी स्मॉल लोड्स। ये छोटे छोटे लोड्स के साथ ही क्रैक होने की क्षमता रखती है। द क्रैकिंग इफेक्ट्स दी जो क्रैकिंग है वो इफेक्ट करती है अपीयरेंस और ड्यूरेबिलिटी को। इसलिए इसके अंदर जो लॉसेज होंगे स्ट्रेंथ के उनको बचाने के लिए हमारी जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है IS 456, उन्होंने कुछ लिमिट्स को प्रिस्क्राइब कर दिया है। कौन कौन सी हैं वो लिमिट? वो लिमिट्स निम्न है। फर्स्ट, दिस सरफेस क्रैक विड्थ शुड नॉट बी मोर देन 0.3 mm कि जो सरफेस के ऊपर जो हमारे क्रैक्स आते हैं उनकी विड्थ 0.3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेयर क्रैकिंग इज़ नॉट हार्मफुल, जहाँ पे क्रैक्स हार्मफुल नहीं है उस कंडीशन में। सेकंड पॉइंट कहता है कि इन मेंबर्स विच आर एक्सपोज्ड कंटिन्यूसली टू मॉइस्चर, जो मेंबर्स कंटिन्यूसली मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, हार्मफुल वेदर के कांटेक्ट में है, वहाँ पर जो क्रैक्स हैं डेवलप होंगे उनकी विड्थ 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 0.2 mm। थर्ड वन, फोर्स स्ट्रक्चर इन वेरी एग्रेसिव एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। दिस सरफेस क्रैक शुड नॉट एक्सीड 0.1 mm। तो जो हमारा सरफेस है क्रैक है वो 0.1 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जस्ट हेयर क्रैक्स हो सकते हैं, स्लाइट हेयर क्रैक्स, बिकॉज अदरवाइज वहाँ पे एग्रेसिव एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पे फ्रीजिंग एंड थोइंग हो जाएगी और जो उसके अंदर डिटीरियोरेशन का वर्क करेगा। इन एडिशन ऑफ अबाउ स्टेटमेंट्स, जो हमने ऊपर तीनों लिमिट्स जो हमने ऐड की, इनके अलावा भी जो हमारे कोड है वो सेटिस्फाई करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस और भी है जहाँ पे लिमिट स्टेट की क्रैकिंग हो सकती है। वो है हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर। अब बात आती है फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर हमारा स्टील होता है, जो स्टील है हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर, उसको तो हम कब सेटिस्फाई मानते हैं? जब हम एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग उस मेंबर को की जो स्पेसिंग है वो सेटिस्फाई कर दी जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सुरल क्रैकिंग और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्या होती है हमारे कि एक कहीं पर भी क्रैकिंग है कंप्रेशन मेंबर में, एक्सियल लोड से मोर देन 0.2 FCK AG क्या है? एरिया है हमारा ग्रोस। मीन्स कंप्रेशन मेंबर क्या है? क्रैकिंग इन कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डिजाइन एक्सियल लोड मोर देन 0.2 FCK, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इनटू AG मीन्स ग्रोस एरिया। सेकेंड पॉइंट आता है कंप्रेशन में ही, एक कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू लोड लेसर देन 0.2 FCK। अभी हमने पढ़ा था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे ही इससे ज़्यादा होता है 0.2 FCK AG से तो वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि उससे कम रहता है तो उसको ट्रीट करते हैं एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर और सेटिस्फाई कर लेते हैं स्पेसिंग की हेल्प से। अब बात आती है कि अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन भी किसकी करनी है? मुझे क्रैक की विड्थ की कैलकुलेशन करनी है। अब जब बात आती है क्रैक विड्थ की कैलकुलेशन की, तो जो अब हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ क्रैक विड्थ। अब जो क्रैक है उसकी विड्थ कैसे निकालेंगे? तो जो डिज़ाइन सरफेस होती है हमारी उसकी जो विड्थ है उसको हम IS कोड के अकॉर्डिंग, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसकी हेल्प से हम उसको निकाल लेते हैं। दैट इज़ WCR
इज इक्वल टू 3 ACR एप्सिलॉन M1 प्लस 2 ACR इंटू में C मिनिमम डिवाइडेड बाई D माइनस N। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये तो हमें पता लग गया। WCR डिज़ाइन सरफेस क्रैक विड्थ है, ACR डिस्टेंस है पॉइंट की अंडर कंसिडरेशन, जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है वहाँ से डिस्टेंस है। C मिनिमम कवर प्रोवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूडनल बार्स पे। D ओवरऑल लेंथ डेप्थ है, N न्यूट्रल एक्सिस एंड EM एवरेज स्टील स्ट्रेन। 3 डायग्राम बनाए गए हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट जिसमें हमें दिखाया गया है ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये डेप्थ x है, टोटल डेप्थ D है। FS/ES स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायग्राम्स बनाए हैं हमने। तो जब भी हम डिज़ाइन सरफेस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम इक्वेशन से करेंगे, और हम जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसको लिमिट करेंगे 0.8 FY डिवाइडेड बाई ES। E की वैल्यू हमने निकाली थी 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। बाकी सभी चीज़ें हमारे पास हैं ही। इसके आगे यदि हम बात करें सेकंड, एक और इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो है हमारी EM इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस B इंटू D माइनस N इंटू A माइनस N डिवाइड बाई 3 ES/AST इंटू D माइनस N। AST एरिया ऑफ टेंशन इन रेनफोर्समेंट, D इफेक्टिव डेप्थ, A डिस्टेंस है कंप्रेशन फेस की, किससे, जिस पॉइंट को हम कंसिडर करके चल रहे हैं वहाँ से, B विड्थ है सेक्शन की सेंट्रोइड से, और एप्सिलॉन स्ट्रेन है हमारा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, स्ट्रेन का जो पॉइंट है जो हमने कंसिडर कर रखा है। ये हमारी क्रैक विड्थ है। काफ़ी टाइम्स इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमारे कॉमनली आ जाते हैं। तो ये हमारी बुक का एग्जाम्पल है 10.6। इसमें लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी डायमेंशन 300 इंटू 500 mm है, और स्पैन है इसका 5 मीटर का, और मैक्सिमम मूवमेंट है 150 न्यूटन मीटर मिड स्पैन पे, और जो बीम है उसके अंदर 4 बार्स हैं, 4 नंबर ऑफ बार्स हैं 25 mm डायामीटर की, और जो टेंशन साइड है उसकी इफेक्टिव डेप्थ है 450 mm, और जो बार है जो स्पेस है वो है 50 mm सेंटर टू सेंटर। हमने M20 कंक्रीट और Fe 415 स्टील यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमें गिवन है, तो गिवन क्या क्या है मुझे गिवन है यहाँ पे B 300, D 500, स्मॉल d हो जाएगा हमारा 450 क्योंकि 50 mm कवर है हमारा, L 5 है टोटल स्पैन, M की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ स्टील, AST। मैंने निकाला AST, एरिया ऑफ स्टील निकाला हमने। इस एरिया ऑफ स्टील में है π/4d², टोटल नंबर ऑफ बार्स 4, π/4, डायमीटर गिवन है 25, वैल्यू आ गई मेरे पास 91968 mm²। सेकेंड FCK मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, M20 यूज़ कर रहा हूँ तो M20 यूज़ होगा, तो FCK हो जाएगा 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और इसके लिए हम जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में सिग्मा CBC निकालेंगे कंप्रेशन में, तो कोड से मुझे वैल्यू मिलती है 7 Nm²। सेकेंड है FY मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी, स्टील की 415, इफेक्टिव कवर 50 गिवन है, स्पेसिंग गिवन है 50। तो हमें निकालना है मॉड्यूलर रेशियो M 280/3 सिग्मा CBC, 283 सिग्मा CBC की वैल्यू 7 × 7, वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट मेरे पास 11। अब मुझे निकालना है डेप्थ किसकी, न्यूट्रल एक्सिस की। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था BN²/2 = M ASTD - N। B गिवन है 300 है, N नहीं पता मुझे, N²/2 = M की वैल्यू 11, AST अभी निकाला 1968 इंटू D 450 - X,
यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जहाँ से मुझे n की वैल्यू मिलेगी 192.5। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बीम का ट्रांसफॉर्म में अबाउट, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में या करेक्ट सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो वो क्या हो जाएगा, ICR इज इक्वल टू BN³/3 प्लस MASTD-N²। 300 इंटू 198.5 डिवाइड बाई 3 प्लस 11 इंटू 1968 इंटू 450 माइनस 192। यहाँ से मुझे ICR की वैल्यू मिल गई है जो कि हमारा डिस्टेंस है। अब ICR की डिस्टेंस के बाद में हम बात करेंगे, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, फिर हम मिनिमम क्रैक विड्थ निकाल लेंगे ACR। ACR हो जाएगा हमारा S/2 प्लस C मिनिमम का स्केयर। C मिनिमम की वैल्यू रखी मेरे पास, ACR आ गई। और यहाँ से मेरे पास जब हम लास्ट में इसको वैल्यू रखेंगे EM इज इक्वल टू E एप्सिलन में, तो ये हो गया E एप्सिलन डिवाइडेड बाई D-N इज इक्वल टू FS/ES/D-N। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई FS की 198.23। इसके बाद हमने जब इसको वैल्यू को पुट किया, चेक किया मिनिमम क्रैक के लिए, तो इसकी वैल्यू आई 0.14, जबकि नॉर्मल कंडीशन में हमारी वैल्यू हो सकती थी WCR की 0.3 mm तक, और हमारी वैल्यू आई 0.14, मीन्स हम सेफ हैं, हैंस ओके। क्लियर? यदि किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। इसी के साथ हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।